हेलो गाइस, नमस्कार। करंट की जो वीडियोज़ हैं इनमें हम कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और बेसिकली हम काफ़ी पार्ट कैपेसिटेंस का जो है वो कंप्लीट भी कर चुके हैं और अप्रोक्सीमेट हमारे 4 या 5 वीडियो इसी टॉपिक पे आ चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैपेसिटेंस के बारे में जानना है, धारिता के बारे में जानना है, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें बेसिक कंसेप्ट ये होती है कि उसमें हमें जिस मीडियम में, जिस माध्यम में वो कंडक्टर या चालक रखा हुआ है, उस मीडियम में उस चालक को हम कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं फैराडे खे से पहले। फैराडे डिके से पहले जितना चार्ज हम उस पर स्टोर कर सकते हैं वो हमें उस चालक की, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस या धारिता के बारे में बताता है। उससे आगे फिर हमने जो आवेशों का पुनर्वितरण और स्फेरिकल कैपेसिटर अर्थात गोलीय संधारित्र, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और किसी भी चालक पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन एनी कंडक्टर, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब भी आज के टॉपिक, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होते हैं, परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं, उनके बारे में बताया था कि दीज आर द सब्सटेंस विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अर्थात ये किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इनके अंदर जो है वो वैद्युत क्षेत्रों से एक पर्टिकुलर इफेक्ट उत्पन्न होता है, अर्थात इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रांसमिट होता है, लेकिन इनमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स का आयन का कंडक्शन या चालन नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इससे पहले वाली वीडियो तक स्टडी कर लिए थे और मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। माई चैनल नेम फिजिक्स बाय सतीश चंद। तो यहाँ से आपका क्या है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में ये दो कंडक्टर है, एक पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ओबियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों अगर कंडक्टर के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अर्थात कोई परावैद्युत पदार्थ इंट्रोड्यूस होता है, अर्थात उसको हम यहाँ पर रखते हैं इस स्पेस में, तो उसका पोलराइजेशन हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट में आपको बताया था। इधर साइड में प्लस शिफ्ट होता है, इधर साइड में माइनस शिफ्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये जो डाइपोल्स बनते हैं, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, तो यहाँ पर ये डाइपोल बन जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी बताया था मैंने आपका कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ध्रुव आघूर्ण है, उसका मान P = अल्फा एप्सिलॉन नॉट E था। यहाँ पर मैंने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे। और ये मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका था इससे पहले वाले वीडियोज़ में, और अगर इनके बारे में आपको अच्छे से जानना है तो यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो। इसके बाद में यहाँ से ये सारे पॉइंट कंप्लीट के बाद में अब इसका जो एक्सटर्नल फील्ड है वो आपका लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो यहाँ पर जो इस पूरे सब्सटेंस का, इस पदार्थ का जो पोलराइजेशन हुआ है, इस पोलराइजेशन होने की वजह से यहाँ पर जो इसके चार्ज की जो शिफ्टिंग हुई है, प्लस चार्ज इधर है और माइनस चार्ज इधर है, तो यहाँ पर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड वाली बात है, तो एक्सटर्नल फील्ड का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और माइनस चार्ज वहाँ पर है, तो एक्सटर्नल फील्ड है आपका लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, परावैद्युत पदार्थ है, उसमें जो चार्ज की शिफ्टिंग हुई है, पोलराइजेशन हुआ है, उससे आपका जो फील्ड अराइज हुआ वो हुआ है राइट टू लेफ्ट, अर्थात जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में हुआ है, ठीक है ना। तो जो इंटरनल फील्ड है, आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र है, वो बाह्य एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट है। तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में फील्ड इंटेंसिटी जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पहले से कम हो जाती है। और इसी पॉइंट को मैं आपको इस पूरे चैप्टर में बताते हुए आया हूँ कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड या पास में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है तो उस कंडक्टर से फैराडे डिके होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी से होता है उस मीडियम का आयोनाइजेशन, उस माध्यम का आयनीकरण जिस माध्यम में वो कंडक्टर रखा हुआ है। और जैसे उस मीडियम का आयोनाइजेशन होता है तो उस कंडक्टर से चार्ज का डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर किसी भी कंडक्टर की
किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी चालक की, किसी भी संधारित्र की अगर आपको कैपेसिटेंस या धारिता बढ़ानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन द फील्ड इंटेंसिटी। आपको उस कंडक्टर के चारों ओर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस हिसाब से मैनेज करना है कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, कीपिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज कांस्टेंट ऑन द कंडक्टर। चालक पर आवेश की मात्रा स्थिर रखते हुए उसके अराउंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर आप कम कर लेते हो, मेंटेन कर लेते हो, तो फैराडे डिके विल गेट स्टॉप, अर्थात जो फैराडे क्षय है वो बंद हो जाएगा और उस पर आप ज़्यादा चार्ज सप्लाई कर सकते हो। और ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करने का मतलब है कि उसकी कैपेसिटेंस हमने बढ़ा दी है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अगर वो कम हो जाती है तो ओबियसली बात है यहाँ से कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों चालकों के बीच की दूरी d है यहाँ पर, ठीक है ना, इफ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज स्मॉल d, और यहाँ से आपको पता है कि इसकी वैल्यू आती है कि यहाँ पे v इज इक्वल टू आता है आपका E इंटू डी के बराबर यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे ओबियसली कि पोटेंशियल या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर विल आल्सो डिक्रीज। इन दोनों चालकों के मध्य जो विभवांतर है उसका मान भी कम हो जाएगा। और आपको पता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू घटती है तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसमें आपका पॉइंट आ जाता है कि इस जगह पर अगर आपने इंटेंसिटी, तो यहाँ से इसका डायरेक्टली पॉइंट क्या है कि इंटेंसिटी घटाने से हमने फैराडे डिके को स्टॉप किया है। आपको इस जगह पर एक ये भी पॉइंट बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि अगर यहाँ से V की वैल्यू को कम करने से C की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है ना। और एक्चुअली इसका बेसिक पॉइंट क्या है कि C का V पर डिपेंड होना इम्पॉसिबल है, C V से इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें जो ये जो डिक्रीजमेंट हुआ है उसके पीछे यहाँ पर क्या है कि हमने जो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था उस तक जो इंटेंसिटी पहुँच रही थी उसकी वैल्यू को हमने कम किया है, जिससे इस V की, तो उस इंटेंसिटी की वैल्यू कम होने से उस मीडियम का आयोनाइजेशन स्टॉप हुआ है, अर्थात बंद हुआ है, और आयनीकरण बंद होने से उस कंडक्टर से फैराडे डिके बंद हुआ है। इस कारण से इसकी कैपेसिटेंस, धारिता का मान बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर, अर्थात किसी भी परावैद्युत पदार्थ का किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपका आता है यहाँ से, इसको बोलो हिंदी में बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब कब क्या है कि इसमें दो पैरेलल समांतर में दो प्लेन शीट होती हैं, मतलब जो समतल चादर होती हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर ये है, तो इन दोनों का जैसे मैंने मान लिया कि एरिया अज्यूम किया आपका, तो यहाँ पर आपका क्या है कि दोनों कंडक्टर का जो सरफेस एरिया है वो मान लेता हूँ A है, A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, क्षेत्रफल है, और चार्ज की अमाउंट Q है, दोनों कंडक्टर्स के बीच की दूरी D है। यहाँ से आपको समझना है इसको अच्छे से। कैपेसिटर संधारित्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर में बस एक स्टेटमेंट में इसको समझना है अच्छे से कि संधारित्र दो चालकों का ऐसा समूह होता है इसमें एक की उपस्थिति से दूसरे की धारिता बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना। अर्थात दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर ज्योमेट्रिकल शेप कंडक्टर्स इन विच द presence of one conductor will cause to increase the capacitance of first one conductor। एक के आने से अगर दूसरे की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो इस टाइप से अगर अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पर वो जो पूरा अरेंजमेंट बनता है, सिस्टम बनता है, उसको हम कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से अपन लोग को स्टार्ट करना है, तो हम मान लेते हैं कि इस पर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है इसको दिया, तो यहाँ से आपको पता है इसकी अर्थिंग वर्थिंग होती है, तो इसका जो इस साइड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल कैंसिल आउट, और यहाँ पे माइनस चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है यहाँ से, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है।
और ये भी इसेंशियल है कि दोनों कंडक्टर पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपका क्या है, तो एस बी एफ, अब हमें निकालनी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अर्थात द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एस बी एफ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड नियर ए प्लेन शीट, किसी समतल जो चालक है आपके पास में, ये वाला जो चालक है, इसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टॉपिक हम जब गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप, वैसे कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। सिग्मा क्या होता है, इसमें सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, अर्थात क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, ठीक है ना। सिग्मा इसकी यूनिट आती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, अर्थात किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में यूनिट एरिया में जितना चार्ज है वो सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इसको हम मान रहे हैं कि जो पूरा चार्ज है ये इस पे एक समान रूप से बटा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस वाले चालक के समीप इतना है। अगर हमारे पास आवेश का मान Q है और उस चालक का क्षेत्रफल जो है वो A है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, ये चालक वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, अर्थात इसके चारों ओर कोई माध्यम नहीं है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। इसके बाद में क्या है कि आपको पता है कि V इज इक्वल टू आता है आपका E इंटू डी है, तो यहाँ से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा D। ये क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, ठीक है ना। इन दोनों चालकों के मध्य जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू आपकी Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से एस बी है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से Q और V की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो Q इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q को काटते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये है आपका फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच हैविंग सरफेस एरिया A एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज D, ठीक है ना, इन वैक्यूम। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, धारिता निकालने का सूत्र है। अगर चालक का क्षेत्रफल A है और उन दोनों चालकों के बीच की दूरी D है और वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाता है। तो C इज इक्वल टू यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आता है। तो यहाँ से आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मैं C जो है वो D के इनवर्सली है, अर्थात D की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी C की वैल्यू उतनी कम होगी। दोनों कंडक्टर्स जितने ज़्यादा पास में होंगे उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस चार्ज जितना इसके पास में होगा वो इंटेंसिटी को उतना ही घटा देगा, और इंटेंसिटी घट जाएगी तो फैराडे डिके या मीडियम का आयोनाइजेशन विल गेट स्टॉप, आयनीकरण बंद हो जाएगा। पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो दो ही फैक्टर्स हैं, या तो जिस माध्यम में वो रखा हुआ है उसके आयोनाइजेशन को बंद करो, अर्थात उसके आयनीकरण को रोको, जिससे कि उस कंडक्टर से, उस चालक से उस मीडियम में आवेश का फ्लो बंद हो जाए, और या फिर उस कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ ऐसा चेंजमेंट करो जिससे कि जो शार्प पॉइंट है वो कम हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैराडे डिके विल गेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। जो शार्प पॉइंट्स होते हैं उनसे जो फैराडे डिके है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि डी के इनवर्सली है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों चालकों के बीच की दूरी के इनवर्सली होती है, अर्थात डी की दूरी आप बढ़ाओगे तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ से आपका क्या है कि सी डायरेक्टली टू ए, अर्थात जो धारिता है वो चालक का जो क्षेत्रफल है उसके समानुपात में होती है। डायरेक्टली का मतलब है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस या धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये तो आपका यहाँ से आ जाता है सी की वैल्यू, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बताता हूँ। इसके जो आ जाते हैं केसेस,
अलग अलग इसके केस आते हैं कि इफ द स्पेस बिटवीन प्लेट filled by a dielectric substance, डाइलेक्ट्रिक का फिर दोबारा से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अगर हम दोनों प्लेट के बीच के स्थान को, प्लेटों के बीच स्थान को परावैद्युत पदार्थ से भर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना, अगर हम भर देते हैं तो यहाँ पर आपको देखना उसमें होता क्या है कि अगर इसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अगर भर देते हैं, तो वही बात है, आपकी इजी सा पॉइंट है कि डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत जो पदार्थ आपने भरा है उसका पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होगा और उसके कारण इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के अपोजिट में, बाह्य क्षेत्र के अपोजिट में आएगा और वो फील्ड की इंटेंसिटी को घटा देगा। इंटेंसिटी अगर घट जाएगी तो ओबियसली बात है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि फैराडे डिके बंद हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये जो आपने भरा हुआ है इसका अगर जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो k है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे C0 है, ठीक है ना, C है। तो C, अब ये हमें निकालनी कब है, धारिता, कि जब दोनों कंडक्टर्स के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है ना। तो C = यहाँ से आपका Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आ जाता है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आती है कि अगर मैं C/C0 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आपकी C की वैल्यू Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D है और वैल्यू ऑफ C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है। तो ये सारे स्टेप आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचता है K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। इसके नाम आ जाते हैं, इसके नाम होते हैं 3। अगर ये कैपेसिटेंस वाले में आता है तो सबसे पहला के को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने हैं और समझने हैं, इनको एक्स्ट्रा एक कॉपी में उतारना भी है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी या मेडिकल या इंजीनियरिंग, उनमें इन्हीं में से सब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो परावैद्युतांक इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। दूसरा इसका नाम होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता आपका यहाँ से होता है। और तीसरा नाम आपका यहाँ से आ जाता है, इसको बोलते हैं SIC, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको केस बता दिए हैं समांतर प्लेट संधारित्र के 2 केस, ठीक है ना। पहला केस बताया था दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो, तो यहाँ पर आपको इस तरह से वो करना है। और इसके बाद में सेकंड जो मैंने केस बताया था आपको यहाँ पे, वो फर्स्ट केस था कि जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं, तो इस टाइप से यहाँ से जो C की वैल्यू है वो C/C0 विल बी K, ठीक है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ से C विल बी इक्वल टू C0 K। अब यहाँ से आप इसको इस टाइप से भी बोल सकते हो कि अगर वैक्यूम के बजाय कोई अगर हम परावैद्युत पदार्थ दोनों चालकों के बीच में भर देते हैं तो जो धारिता है वो पहले वाली धारिता की K गुना हो जाती है, ठीक है ना। तो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बिकम K टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस when there is vacuum between the plates of the parallel plate capacitor। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेट्स के बीच में जब वैक्यूम था तो धारिता C0 थी, परावैद्युत भरने से जो धारिता है वो उस धारिता की K टाइम्स हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद उतार लिया करो। इसके बाद में आपको इसमें सेकंड वन केस बताता हूँ इसी में।
सेकंड वाला केस यहाँ से थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं और मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा परावैद्युत भरने के बजाय अगर थोड़े से एक स्ट्रिप टाइप में अर्थात थोड़ी दूरी में अगर परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसकी थिकनेस टी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है यहाँ पे जिसका आपका परावैद्युतांक के है और जो उसकी चौड़ाई है वो टी है और ये पूरी दूरी आपकी कितनी है डी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो प्लेटों के बीच कुल विभव का मान निकालना है हमें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो दोनों चालक हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू यहाँ से करना पड़ेगा मुझे ई नोट क्या है, जो वैक्यूम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात ये वैक्यूम है क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी और ये दूरी कितनी है d माइनस टी के बराबर, d माइनस टी के बराबर क्योंकि पूरी d है इतना t है तो ये बची हुई दूरी आपकी d माइनस टी होगी, प्लस E क्या है, इस सब्सटेंस के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना, अब इसके अंदर वेरिएशन क्यों आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ रखने से उसका खुद का पोलराइजेशन हुआ तो उसने अपने अंदर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर दिया। उसका मान अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर E है तो यहाँ से आपका E इंटू ये आ जाएगी वैल्यू कितनी है T के बराबर है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, दोनों चालकों के मध्य विभवांतर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन इंटू टी, और इस एप्सिलॉन को मैं K एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। K क्या है, उस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से V विल बी इक्वल टू, इसमें से आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका D माइनस टी प्लस T अपॉन K के बराबर। अब बिकॉज C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता ही है तो Q और V की वैल्यू आपकी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से D माइनस टी प्लस T अपॉन K, तो Q से Q को काटते हैं तो C विल बिकम इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये आपको इक्वेशन जब यूज करना है जब आपके पास में किसी समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों चालकों के बीच की दूरी d और उनके बीच में एक स्मॉल t थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्ट्रिप इंट्रोड्यूस हुई है, अर्थात उसके बीच में एक पट्टी है परावैद्युत पदार्थ की, तब आपको इस वाले इक्वेशन से उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी होती है। ठीक है ना, तो इसमें आपका ये था सेकंड केस और थर्ड केस आ जाता है यहाँ पे कि जब आपका इस पूरे यहाँ से इस पूरे स्पेस को मैं आप बहुत सारी सब्सटेंस की जो स्ट्रिप्स हैं इनसे अगर मैं भर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड Kn सो ऑन, और इनकी थिकनेस T1, T2, T3 एंड Tn सो ऑन है, पूरा इसको फिल्डअप किया हुआ है। तो यहाँ से ईजी सी बात है कि तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2 एंड सो ऑन। बेसिक वही है, उसको कितना भी एक्सपेंड कर लो, लेकिन आपको समझना क्या है कि अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अर्थात विभवांतर का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए आपके पास में। जब वोल्टेज आ जाता है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V के बराबर। Q क्या है, कंडक्टर पर चार्ज की या आवेश की मात्रा, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। तो V इज इक्वल टू यहाँ से आपका Q अपॉन A K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 प्लस Q अपॉन A K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2 प्लस डॉट डॉट यहाँ से लास्ट में फाइनल में Q A Kn एप्सिलॉन नॉट इंटू Tn। तो यहाँ से V की वैल्यू आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है, तो ये बचेगा आपका T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस यहाँ से Tn अपॉन Kn के बराबर। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट
अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड Tn अपॉन में Kn। तो ये आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र में जब यूज करना है, जब आपका जो पूरा जो बीच का जो गैप है दोनों कंडक्टर्स के बीच का, अगर वो 2, 3, 4 या 5 जितनी भी जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की पट्टियाँ हैं, पराविद्युत पदार्थ की पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स हैं, उनके द्वारा अगर आप उसको पूरा फिल्ड अप कर देते हो तो यहाँ से ये क्या है T1 T2 Tn क्या है, ये उन सभी पराविद्युत पदार्थ की जो पट्टियाँ हैं उनकी चौड़ाई अलग अलग है। K1 K2 Kn क्या है, ये उन सभी अलग अलग जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, पराविद्युत पदार्थ हैं, उनके ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं अर्थात परावैद्युतांक है। ठीक है ना। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। इसमें एक पॉइंट आ जाता है, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। वो पॉइंट आ जाता है ऊर्जा घनत्व के बराबर। तो यहाँ से ऊर्जा घनत्व समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए ऊर्जा घनत्व ये होते हैं आपके, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है, उसका सिंबल स्मॉल यू से आता है और ये होती क्या है, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अर्थात एकांक आयतन पर ऊर्जा का मान है। अब क्योंकि ऊर्जा एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² है और C की वैल्यू आपके पास में ε0 A/d के बराबर आई थी। अभी आपको बताया था मैंने फर्स्ट में जो आया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान है ε0 A/d के बराबर। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकालना है, आयतन। तो अगर आपको आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल इंटू उन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी A/d के बराबर। तो इसलिए ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम A/d के बराबर। तो यहाँ से 1/2 ε0 AV²। ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों चालकों के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये आपका D है और यहाँ से आपका A/d आ जाता है। तो A से अगर A को काटता हूँ मैं यहाँ से, तो ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू 1/2 ε0 V²/d²। अब बिकॉज हमें बताया कि V/d की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड के बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से U इज इक्वल टू 1/2 ε0 E²। ये आपका आ जाता है एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व। तो ये थे आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सारे पॉइंट, और जो 2-1 पॉइंट एक्स्ट्रा बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको फिजिक्स समझ में आती है, आपको मैनर सही लगता है, तो देन यू हैव टू support my channel please and subscribe my channel. Okay guys, thank you.